सही सुना आपने। शून्य का आविष्कार क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, किया तो किसने किया, आर्यभट्ट ने या ब्रह्मगुप्त ने? आपके तमाम क्वेश्चनों के आज मैं आंसर पंकज सिंह आपको आराम से दूंगा। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो के साथ बने रहना है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपने एकदम सही सुना कि शून्य है, उसके बिना हमारी पूरी मैथमेटिक्स गणित है वो लिखी नहीं जा सकती। अपने को पता है बिना शून्य के आप बड़ी बड़ी संख्याएं होती है, कैसे लिखोगे आप? तो पुरातन क्या इस पहला प्रश्न उठता है, क्या पुरातन काल में बिना शून्य की संख्या नहीं लिखी जाती? लिखी जाती, लेकिन तब क्या है, गणना करना, उनको लिखना बहुत ही हार्ड हो जाता था, बहुत क्लिष्ट हो जाता था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, 5वीं सदी के अंदर, 5वीं सदी में हमारी आर्यभट्ट हैं जो बहुत महान गणितज्ञ हुए हैं, उन्होंने क्या किया, शून्य का आविष्कार करना शुरू, शून्य का यूज करना शुरू कर दिया। अपने ग्रंथ है, ग्रंथों में, अपने वेदों में, ग्रंथों में उन्होंने क्या किया, शून्य का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ के लिखित परिणाम अपने को मिलते हैं। इसीलिए अब प्रश्न उठता है कि क्या हमारे शून्य का आविष्कार करता आर्यभट्ट हैं या फिर ब्रह्मगुप्त हैं? इन दोनों में आपको देखने के लिए अभी मैं बताता हूँ। देखो, इसका उत्तर है आर्यभट्ट ने। भाई शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने। किसने किया? आर्यभट्ट ने। ये बात कन्फर्म है। लेकिन अभी बात करते हैं भारत के महान गणितज्ञ और खगोलविद्य आचार्य आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले जीरो को 5वीं सदी में एक संख्या के रूप में लिखना प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया। ये बात 100% है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम बात करेंगे आगे कि उन्होंने लिखना प्रारंभ किया, उन्होंने शून्य जीरो की अवधारणा दी, और इसी का कारण है कि भारत को शून्य का आविष्कारकर्ता के देश कहते हैं। शून्य की जननी है वो विश्व शून्य की जो विश्व की जननी है वो भारत को ही कहा जाता है। विश्व को शून्य की अनुपम देने वाला किस देश को माना जाता है? भारत को ही माना जाता है, क्योंकि वह आर्यभट्ट हुए थे। अब प्रश्न उठता है कि ब्रह्मगुप्त का नाम शून्य के साथ क्यों जोड़ा जाता है? उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि भले ही आर्यभट्ट ने शून्य के लिए हमें बताया है, उसकी अवधारणा दी है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत है, वो दिया था ब्रह्मगुप्त ने। अवधारणा और सिद्धांत दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अवधारणा तो है, आपको बेसिक तरीके से बताऊं तो अवधारणा तो बताना होता है, उसका यूज करना होता है, लेकिन उस पर कोई सिद्धांत नहीं होता है, साइंटिफिक प्रोसेस उस पर नहीं होती है। लेकिन ब्रह्मगुप्त ने क्या किया, एक किताब लिखी, ब्रह्मस्फुट। कैसी किताब थी? एक ब्रह्मस्फुट, ये किताब लिखी उन्होंने। इस ब्रह्मस्फुट किताब में उन्होंने क्या किया, शून्य को आविष्कार के रूप में लिखा। अब आगे मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने उनकी जो ब्रह्मस्फुट किताब है उसमें लिखा हुआ है a - a = 0। ये जो सिद्धांत है इसी के आधार पे लिखा मिला है बकायदा। इसी के आधार पे हम उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं सिद्धांत। शून्य का सिद्धांत देने वाला कौन है? ब्रह्मगुप्त। अब देखो यहाँ पे देखो आप, ब्रह्मगुप्त सबसे पहले भारत के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट ने शून्य का प्रयोग किया था। लेकिन कई लोग आर्यभट्ट को शून्य का जनक मानते हैं, लेकिन सिद्धांत न देने के कारण उन्हें शून्य का मुख्य आविष्कारकर्ता नहीं माना जा सकता। ये बात मैंने आपको बता दी। आर्यभट्ट ने शून्य के बारे में हमें बताया है, शून्य की अवधारणा दी है, लेकिन जो वास्तविक खोज करता है, जो सिद्धांत देने वाला है, वो कौन है? ब्रह्मगुप्त है। कौन है? ब्रह्मगुप्त है। ये बात हमें विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। 628 ईस्वी में जो ब्रह्मगुप्त हैं, गणितज्ञ हैं, भारतीय गणितज्ञ हैं, उन्होंने क्या किया, शून्य के साथ उन्होंने प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। कुछ नियम बनाए, कुछ रूल रेगुलेशन बनाए, और उनके साथ जीरो का उपयोग करना शुरू कर दिया, शून्य का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो जो वास्तविक खोजकर्ता कौन है? वो है ब्रह्मगुप्त। ये बात याद रखना। और कोई अपने को पूछ ले कि भारत में शून्य का आविष्कार किसने किया, तो आर्यभट्ट है, लेकिन वास्तविक आविष्कार किसने किया? ब्रह्मगुप्त है। कोई पूछ ले कि अवधारणा किसने दी, तो आर्यभट्ट ने दी। कोई पूछ ले कि सिद्धांत शून्य का किसने दिया? ब्रह्मगुप्त ने दिया। ये बात हमें अच्छी तरह से ध्यान होनी चाहिए। अब देखो, ब्रह्मगुप्त ने, मैंने आपको अभी बताया था, उन्होंने ब्रह्मगुप्त है, उनकी ब्रह्मस्फुट जो किताब है उसमें बकायदा ये लिखा हुआ है, ये जो कोटेशन है, ये जो फॉर्मूला है,
उस वक्त की राइटिंग स्किल्स के अंदर ऐसा लिखा हुआ था a माइनस a बराबर 0। इसको अपन इस आज के संदर्भ में देखें तो 2 माइनस 2 बराबर 0 कह सकते हैं, 3 माइनस 3 बराबर 0 कह सकते हैं। तो ये जो सिद्धांत था, ये जो कॉन्सेप्ट था, इसी के आधार पे अपन कहते हैं कि ब्रह्मगुप्त क्या है, वास्तविक खोज करता है शून्य का। ठीक है, अब आपको एक ध्यान रखना है, छोटी सी बातें हैं कि पुराने समय में जो पुरातन काल है उसमें, प्राचीन समय में जो हिंदू हस्तलिपि है, ग्रंथ है, उसमें शून्य को क्या नाम दिया जाता था, और कुछ जो पुराने नाम है उनको बताते हैं। देखो, प्राचीन समय में भारत को जो शून्य है उसे शून्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यम कहते हैं। और प्राचीन भारतीय गणितज्ञों ने जीरो का इस्तेमाल करना प्रारंभ किया तो इसके एक बिंदु का प्रयोग किया जिसे उस समय क्या कहते हैं? पूज्यम कहते हैं। जैसे ये तो हो गया शून्य, लेकिन जो बिंदु है, जो एक बिंदु लगाते हैं उसे क्या कहते हैं अपन? उसे कहते हैं पूज्यम। क्या कहते हैं? एक बिंदु लगाया, इसे क्या कहते हैं? पूज्यम। ये क्या है? पूज्यम। ठीक है, अब बात करें अरबी भाषा में, वहां पर भी जो ऐसा यूज किया जाता होगा कहीं ना कहीं। तो जो अरबी जो क्षेत्र है, इसे अरबी में क्या कहते हैं? सिफ्र। क्या कहते हैं? सिफ्र। और उर्दू जो शब्द है, उर्दू जो लैंग्वेज है, उसमें क्या कहा जाता है? सिफ्र, जिसका मतलब होता है कुछ भी नहीं। जिसका मतलब होता है कुछ भी नहीं। ठीक है, 11वीं सदी में इब्राहिम बिन मीर इब्न इजारा ने जो जीरो के लिए गलगल शब्द का इस्तेमाल किया है। गलगल जो शब्द है, लफ्ज का मतलब शब्द होता है, तो गलगल शब्द है, वो कोई पुस्तक थी उनकी, उसमें उन्होंने इस्तेमाल किया है। ठीक है, मिस्र के राजू थे डायनोसियस है, इन्होंने क्या किया? जीरो को क्या नल्ला कहा है। तो आज के बाद अब किसी को नल्ला कहोगे तो इसका मतलब क्या है? वो जीरो है, शून्य है। ठीक है, अब देखो आगे देखो, एक इटली के गणितज्ञ थे फिबोनाची ने क्या किया? एक बुक है द बुक ऑफ कैलकुलेशन, यहाँ पे उन्होंने शून्य जो लिखा उसको क्या कह रहे हैं? जेफिरम। 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 ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।